अस्सलाम वालेकुम साथियों, जुम्मे का रोज़ है और इत्तफाकिया तौर पर आज सारे के सारे जो मर्द हजरात हैं वो घर पे ही मौजूद हैं। तो सोच रहे थे कि जुमा पढ़ लें और उसकी तैयारी है। इस वक्त बेबीज़ वगैरह तैयार हो गए हैं वज़ू वगैरह करके, लेकिन हमने कैमरा जो है वो सामने रखा है और सोचा कि अभी हम कमेंट्स के थ्रू जा रहे थे तो हम जल्दी जल्दी कुछ बातें जो हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लें। सबसे पहले तो साथी यहाँ पर सवाल करते हैं कि बालों का क्या करती हैं, बाल कैसे बहुत हेल्दी हैं, बेटी के भी, बहू के भी, हमारे भी, सबके ही। तो सबसे ज़्यादा बालों के लिए ये है कि आप आयरन खाया करें, क्योंकि हमारी जो जीन है, हम लोग जो हैं इंडिया पाकिस्तान के लोग, अमूमन इनमें आयरन की कमी पाई जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम में हैं, हम लोगों की कौम में हैं। तो खून की कमी अमूमन हम लोगों में होती है और ख़ासकर गर्ल्स के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो आयरन सप्लीमेंट लेती रहें। तो जो आयरन सप्लीमेंट हम लेते हैं वो फीफॉल है, उसमें फोलिक एसिड भी है और आयरन भी है। तो फोलिक एसिड के बारे में ये बता दें कि जब आपके मुंह में छाले बने, छाला बनने लगे, ब्लिस्टर बनने लगे, तो 2-4 फोलिक एसिड की गोलियां एक दिन खा लें, 2-4 दूसरे दिन खा लें, तो वो छाला जो है वो जादू की तरह गायब हो जाएगा। तो फोलिक एसिड एक मैजिक है जो आपके माउथ के ब्लिस्टर्स के लिए करता है। कमाल की चीज़ है, कमाल की। इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मुंह के ब्लिस्टर्स के लिए, छालों के लिए कुछ नहीं है। तो आयरन का जिक्र चला तो फोलिक एसिड का नाम आया और हमने सोचा कि हम उसके बारे में भी बता दें। वैसे तो गाहे गाहे हम यहाँ पर चीज़ें बताते ही रहते हैं, लेकिन पुराने क्लिप्स को देखने वाले कम लोग होते हैं। नया अपलोड करें तो वो क्लिप जो है वो बहुत सौ के लिए फ़ायदे का बायस बन जाता है। तो सबसे अच्छी चीज़ जो आप अपने बालों के लिए कर सकते हैं वो आयरन का खाना है। आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी में बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं कि उन दिनों में आपको वैसे ही डॉक्टर ने आयरन वगैरह दी होती है। दूसरा यह है कि हर चीज़ ही उस वक्त जिस्म की इस तरफ को लगी हुई होती है कि बढ़ाना है, चूँकि उस बॉडी ने एक बेबी को भी फीड करना होता है। तो कुछ खुदा की कुदरत और निज़ाम भी ऐसा है कि उस वक्त हर चीज़ ज़्यादा फोर्सफुली जो है वो ग्रो कर रही होती है। कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह इंसान खा रहा होता है, खासकर आयरन ले रहा होता है, तो उस वक्त भी बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो लेकिन बच्चियों को अमूमन इस चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए। हमने कभी सर में तेल नहीं लगाया, ऑयल नहीं लगाया। हो सकता है कि मसाज बालों की सर्कुलेशन को बेहतर करता हो, लेकिन हमने कभी किया नहीं। हमें ऐसे तेल छेल लगाने की कभी आदत नहीं रही और ना हमने कभी लगाया और ना ही कभी बच्चों ने लगाया, ना कभी बहू ने लगाया। तो हम लोगों के घर में ये सिलसिले बिल्कुल भी नहीं है सर में तेल लगाने के। तो आम शैम्पूज जो किसी को मिल जाए, बेटी जो है वो तो अपने फैंसी शैंसी शैम्पू जो है यूज़ करती रहती है। और हमें ऐसा लगता है कि बालों की सबसे ज़्यादा अगर आप केयर करना चाहते हैं तो कुछ भी ना करना उनके लिए सबसे बेहतर है। जिनके बाल ग्रे हो जाएं उनका तो जाहिर है मजबूरी है कि उन्होंने उनको रंगना है। लेकिन जो बच्चियां वगैरह हैं, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स जो हैं वो अपने बालों में करती हैं, ब्लीच करती हैं या डाई करती हैं, तो उनके बाल जो हैं वो बहुत तेज़ी से ख़राब होते हैं। फिर ट्रीटमेंट्स के पीछे जाती हैं कि ये ट्रीटमेंट कर लें, वो ट्रीटमेंट कर लें, तो इससे कोई इतना फ़र्क पड़ा नहीं करता है। तो सबसे हेल्दी बाल जो हैं वो इस सूरत में रहते हैं कि आप उनको बिल्कुल कुछ ना करें, आम धो लें, 2 दफ़ा 3 दफ़ा हफ्ते में शैम्पू कर लें, कंडीशनर कर लें, बहुत अच्छे रहेंगे। आयरन खाएं, विटामिन डी खाएं। ये चीज़ें जो हैं ये आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके बालों के लिए, आपके नेल्स के लिए बहुत अच्छी हैं। बाकी विटामिन्स की कमी भी जो है वो आपके ब्लड से दिखाई दे जाती है। अगर हो तो डॉक्टर जो है वो आपको बता देता है और फिर आप उस विटामिन को भी खा सकते हैं, जैसे मल्टीविटामिन वगैरह होते हैं। आखिर की दुनिया तो ऐसी है कि वहाँ पर रूटीन टेस्ट्स होते ही रहते हैं। हर दूसरे चौथे हमें भी जाना पड़ता है, कुछ हो ना हो। सबसे पहले तो आप डॉक्टर के जाएं तो वो ब्लड टेस्ट लिख के देता है। ऐसे ही नहीं कि उसने आपको दवाई की पुड़िया पकड़ा दी और आप खाकर बैठ रहे। तो ये यहाँ पर सिलसिले नहीं हैं। वो आपकी हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, किडनी फंक्शंस कैसे हैं, लिवर फंक्शंस कैसे हैं, आयरन कैसा है, विटामिन डी कैसा है, ये सब कुछ वो ब्लड में चेक करते रहते हैं। इसकी वजह से जिस चीज़ की कमी हो वो देते हैं। हम लोगों में देखा गया है विटामिन डी बहुत कम होता है और हमारी कौम में समझें कुछ लोगों का होगा पूरा। हालांकि पाकिस्तान इंडिया में धूप होती है, सूरज होता है और धूप सेकते भी बहुत हैं। तो जहाँ धूप सेकने की बात चली, अब तो पता नहीं कहाँ से हम शुरू करेंगे और कहाँ ख़त्म करेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी बहुत कुछ हमने सोचा हम कवर कर लें। ख़ासकर उस वक्त जिस वक्त हम कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, 1000 बातें ऐसी होती हैं जो हमारा दिल करता है कि हम अपने साथियों को बता दें। तो इससे पहले कि हम कहीं और चले जाएं, हम धूप के बारे में जिक्र करने लगे थे, तो ये ख्याल में कतई ना रहें कि पाकिस्तान इंडिया के रहने वालों को स्किन कैंसर नहीं हो सकता। तो जो कहा जाता है, जो मेडिकली प्रूवन है, वो ये है कि जो 50% ऑफ कैंसर का बर्न है आपकी स्किन पे, वो
अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज होता है। उसके बाद बाकी का जो 50% है वो आपकी बाकी की उम्र में होता है, डिपेंड करता है आप कितना धूप में निकले। तो जब वो लेवल जो है आपकी स्किन पर सूरज के डैमेज का 100% होता है, तो उस वक्त आपकी स्किन पर स्किन कैंसर जो हैं वो अपीयर होने लगते हैं। तो कोई भी चीज़, कोई भी चेंज जो आपकी स्किन पर होता है, कोई तिल बनता है, कोई स्पॉट बनता है, कोई मार्क बनता है, कोई भी तरह का धब्बा बनता है आपकी जिल्द पर जो बढ़ रहा है, वो ख़तरनाक हो सकता है। तो उसको यूं ही आप इग्नोर ना करें। ख़ास किस्म के कैमराज होते हैं इन लोगों के पास, जो स्किन क्लिनिक्स होते हैं या स्किन कैंसर क्लिनिक्स होते हैं, वो उस कैमरे के थ्रू उस चीज़ को देखते हैं। अगर उनको शक लगे कि हाँ स्किन कैंसर है, जो कि अमूमन हुआ करता है, क्योंकि इंसान यूं ही नहीं वहाँ तक पहुँचता, पहले तो वो खुद ही डिनायल में रहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं है और हो नहीं सकता और सोचता भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये भी बहुत कॉन्सेप्ट है कि हमारी स्किन डार्क है तो चलो जी स्किन कैंसर नहीं होगा, तो ये बात नहीं है। हाँ, गोरी स्किन में ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत हाई चांसेस होते हैं। हमारी जैसी स्किन में जो गंदुमी है या डार्क स्किन है उसमें कम चांसेस हैं, लेकिन ये कभी ना सोचिएगा कि हम जैसी स्किन में कैंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि अम्मी को भी हुआ है। अम्मी ने भी सारी ज़िंदगी धूपें सेकी हैं और यहाँ आकर भी वो धूप में निकली रहती थी। हालांकि जब से वो हमारे पास हैं हमने पाबंदी लगाई है और उनको कभी उस तरह से धूप नहीं सेकने दी कि नहाई तो बाहर बैठ गई, ये नहीं करने दिया। लेकिन इसके बावजूद इस उम्र में आके जो ग्रेजुअली उन पर बाकी का इफ़ेक्ट हुआ है सन का, उसकी वजह से उनको स्किन कैंसर्स हुए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये हो जाती हैं। तो ये ना सोचें आपके विटामिन डी के लिए आप धूप में बैठ जाएं या धूप सेकने लग जाएं। तो जो रेज़ है कैंसर करने वाली वो बादलों में भी है। वो जिस वक्त टाइमिंग्स ऐसे हों, जैसे 9:30-10 बजे से पहले आप बाहर धूप में निकल सकते हैं और शाम को 3:30-4 बजे के बाद आप धूप में निकल सकते हैं अगर आपको विटामिन डी की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये कतन नहीं है कि आप बच्चे को अगर विटामिन डी की कमी है या आपको विटामिन डी की कमी है तो आप धूप सेकने लग जाएं, क्योंकि आप एक छोटी मुसीबत को हल करते हुए जो एक पिल से हल हो सकती है, या आप टाइम को आगे पीछे करके कि सुबह आप थोड़ी देर के लिए निकल गए, थोड़ी सी वॉक शॉक कर आए सन में, या शाम के वक्त आप थोड़ी देर के लिए निकल गए जिस वक्त ढलता सूरज हो, तो उस वक्त ठीक है। लेकिन आप कतन बच्चों को या अपने आप को धूप में बैठने की आदत ना डालें कि आपको विटामिन डी मिलेगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके साथ हमारी दुनिया चलती है। डॉक्टर्स भी आमतौर पर हमने देखा है पाकिस्तान इंडिया में कहते हैं विटामिन डी की कमी है, धूप में बिठाओ, तो वो छोटे से बच्चे को ही धूप में लिटाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह पर नहीं करना चाहिए। सूरज की रोशनी जो है, धूप जो है, ये आपको बूढ़ा कर देती है, आपकी स्किन को डैमेज करती है, रिंकल्स डालती है। खैर हम तो इस मामले में बहुत ही केयरलेस हैं, ऐसे सन ब्लॉक वगैरह नहीं लगाते। लेकिन हाँ, बच्चों का हम ध्यान रखते हैं कि उनको सन ब्लॉक सुबह ही लगा दिया जाए, कि जैसे वो बाज़ औक़ात निकल जाते हैं तो उनकी स्किन डैमेज ना हो। लेकिन सन ब्लॉक लगाने का मतलब ये कतन नहीं है कि आप धूप में निकले रहें। सन ब्लॉक आप आम रूटीन में लगाया करें ताकि आपको उसकी आदत पड़े। जी मेरी नमाज, अच्छा मैं आ रही हूँ तो हम अब नमाज पढ़ के आते हैं और उसके बाद बच्चियों ने शॉपिंग जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो हमारी ये जो टॉक है ये हम बाकी की बाद में पूरी करते हैं। तो फिर हाजिर होते हैं, नमाज पढ़ के आ जाएं। तो उस रोज़ नमाज पढ़ी और पढ़ के फिर हम बच्चियों के साथ शॉपिंग चले गए। और इतने अरसे से ये क्लिप जो है पहले का रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, लेकिन इसको मुकम्मल करने का वक्त ही नहीं मिल पाया है। तो आज हम बैठे थे, देख रहे थे कि कौन कौन से क्लिप्स जो हैं वो हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो उसमें हमें फिर ये भी मिला, और कुकिंग वगैरह जो है वो हम इन क्लिप्स को पहले सॉर्ट कर लें, फिर इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। तो हेल्थ के बारे में हम बता रहे थे। ये क्लिप भी जो है ये हम छोटा छोटा सलीका के तहत ही अपलोड करेंगे। सेहत के लिए भी आपको सलीका चाहिए कि आपने क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या करना, कैसे बचना। ये जो छोटे छोटे हमने आपको टोटके बताए हैं एक तरह से, ये वाकई बहुत इफ़ेक्टिव हैं। और एक और टोटका ये है कि जब अगर आपका नाखून ख़राब हो रहा हो, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, वो तो खैर यहाँ तो टेस्ट कर लेते हैं कि वैसे कोई नेल की डिजीज़ है या फंगल इन्फेक्शन है, उसका लेज़र ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है, वो भी आप करवा सकते हैं। और दूसरा, जो फंगल इन्फेक्शन होती है उसमें आप विक्स लगाएं, तो सुबह और शाम आप उस पर विक्स लगा देंगे। जो आम बाम होती है बॉडी की हीलिंग के लिए, विक्स वगैरह लगाते हैं। फ्लू वगैरह में भी लोग चेस्ट वगैरह पे बच्चों के लगा देते हैं। हमने खैर कभी नहीं लगाई, हमारे घर में तो है भी नहीं। सुबह शाम उस तेल पे आप लगाएं तो वो नाखून जो है वो ठीक होने लग जाएगा। देर लगेगी, जाहिर है पीछे से सही निकलेगा, लेकिन उसकी शक्ल ही बदल जाया करती है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और हमने देखा है कि फंगल इन्फेक्शन आपकी जान यूँ आसानी से छोड़ा नहीं करती।
कुछ लोग कहते हैं, रेकमेंड करते हैं कि आप लगा के बांध लें टो को या उंगली को जिसका भी नाखून ख़राब हुआ है, लेकिन हम इसके हक में नहीं हैं। हमें ये चीज़ ज़रा कंफर्टेबल नहीं लगती, इसलिए कि जो भी चीज़ हमने देखा है कि इस तरह की हो जिससे आपके जोड़ों के दर्द को आराम आता है, या खाने वाली दवाई हो जो जोड़ों के दर्द के लिए दी जाती है, हमने देखा है कि उससे इंसान का ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है, बल्कि कफ सिरप से भी बहुत बढ़ता है। तो कफ सिरप वगैरह यहाँ पर तो हमने कभी इस मुल्क में नहीं इस तरह देखे कि कफ सिरप आप बच्चे को दे दें, जबकि हमारे यहाँ हमारे ममालिक में कफ सिरप एक बहुत कॉमन चीज़ है कि हर कोई लिए फिरता है, कफ सिरप पी रहे हैं, कफ सिरप पी रहे हैं। तो उससे फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कफ सिरप पीने से। और जाहिर है वो लोग जो रिस्क पे हों या जिनका पहले ही ब्लड प्रेशर का झुकाव जो है वो इस तरफ को हो के ऊंचा होता है, उनके लिए कफ सिरप जो है वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो इस वजह से इस चीज़ को भी अवॉइड करना चाहिए। तो हमेशा इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए कि जो टोटके वगैरह हैं कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो एक चीज़ से आपको ज़रूर बचा रहे होते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन दूसरी तरफ से आपके लिए एक और बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ी कर रहे होते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के ये चीज़ें जो हैं ये अपनानी चाहिए। तो जो वेट लॉस के बारे में सिलसिले चलते हैं कि वज़न कम करना है या पतला होना है या जिस्म में पानी बहुत है तो वो निकले तो आपका वज़न जो है वो कुछ हल्का हो, जो भी चीज़ आपके जिस्म से पानी निकाल रही है वो आपके जिस्म के नमकियात भी निकाल रही है। एक तो आपको उससे कमज़ोरी होगी, तो चलो वज़न घटाने की खातिर आप कमज़ोरी को टॉलरेट कर भी लें, तो आप ये नहीं जानते कि उस पानी को निकालने के लिए आपके 2 मासूम गुर्दे हैं तो ओवर टाइम की उनको काफ़ी भारी तनख्वाह देनी पड़ जाती है बाज़ औक़ात। तो इस वजह से उन पर भी इंसान को रहम करना चाहिए। और वज़न आपका बिना खाए नहीं बढ़ता। और जो लोग ये कहते हैं कि वो तो खाते ही नहीं फिर भी वज़न ज़्यादा है, हम इस बात से मुत्तफ़िक नहीं हैं। ये नहीं हो सकता। सिर्फ़ ये है कि वो रियलाइज़ नहीं करते। एक तरह से उनको फ़ूड की एडिक्शन होती है, उसको छोड़ नहीं सकते और फिर वो इस डिनायल में रहते हैं कि नहीं उन्होंने तो खाया कुछ नहीं, वो तो खाते ही कुछ नहीं। स्मोकर्स के साथ भी यही होता है कि पहले पहले तो वो फ़न में दोस्तों की सोहबतों में शुरू करते हैं, लेकिन बाद में चाहे उन्हें पता भी है कि वो कितनी ख़तरनाक है, बाज़ दफ़ा तो डिब्बियों के ऊपर लिखा होता है हर जगह। जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में स्मोकिंग के इश्तिहार देना भी मना है। हमने कभी यहाँ पर सिगरेट का ऐड नहीं देखा, उसकी एडवर्टाइजमेंट मना है। इसी तरह पर बच्चों का दूध जो है, फार्मूला जो है, जैसे हमारे यहाँ मैजी बेबी और ये वो फार्मूलाज जो हैं बच्चों के दूध जो होते हैं उनके इश्तिहार आते हैं, उनके पोस्टर्स बने हुए सारी ज़िंदगी हमने देखे। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं ये प्रोमोट नहीं की जाती। यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करते हैं, यहाँ पर सिगरेट नोशी से मना किया जाता है। जैसे मॉल्स वगैरह हैं, ये नहीं कि आप फिर रहे हैं शॉपिंग करें और साथ आपने सिगरेट सुलगाई हुई है, तो ये सिलसिले यहाँ पर नहीं है। तो ये ऐसी एडिक्शंस हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान जानते बूझते भी जहर खा रहा होता है। बहुत से जहर हैं आजकल, तो पता नहीं किस किस चीज़ का क्या क्या नाम रखा हुआ है, जिसमें बच्चे आजकल के पड़ जाते हैं। बच्चे तो क्या, बड़े भी पड़े हुए हैं। तो ये तो एक बड़ा लंबा सिलसिला है, और क्यों पड़े हैं, कैसे पड़े हैं, वजूहात क्या होती हैं, ये तो बिल्कुल ही एक अलग टॉपिक है जिस पर हम किसी दिन बात करेंगे। तो अगर आपने वज़न कम करना है आप खाएं, लेकिन आप हेल्दी चीज़ें खाएं। आप ये चीज़ें जो मोटा करने वाली हैं उनको तर्क करें। हमें लगता है कि लंबा होना इंसान के बस में नहीं है, कि वो खाए पिए ना खाए पिए, बस उसने जितना टॉल होना है उतना वो हो गया। लेकिन मोटा पतला होना इंसान के अपने बस में है, और इंसान को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी पर और अपने आप पर काबू रखना सीखे। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, उसकी अच्छी ज़िंदगी के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, वरना फिर कल को मजबूरियां जो हैं वो चीज़ें उससे छुड़वा दिया करती हैं। ऐसे शौक़ वो बहुत थोड़े अरसे के लिए पूरे कर सकता है कि जितना मर्ज़ी खा लिया, जो मर्ज़ी खा लिया, फिर बाकी की ज़िंदगी जो है वो उसकी परहेज़ों में ही गुजर जाती है। इस वजह से बेहतर है कि आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा हो कि लॉन्ग रन में आपको वो फ़ायदा दे जाए। बाकी ये है कि इंसान की जीन्स में भी होता है कि जिसकी फैमिली में ब्लड प्रेशर चला आ रहा है उसको होना ही होना है, जिसकी फैमिली में हार्ट डिजीज़ है उसको होनी ही होनी है, जिसकी फैमिली में शुगर है, डायबिटीज़ है, उसको होनी ही होनी है। वो आज नहीं होगी तो वो कल होगी। जो एहतियात करेगा बचेगा, उसमें वो चीज़ आएगी तो सही, लेकिन देर से आएगी। तो वज़न बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है कि अगर कोई इंसान मोटा है तो उसके घुटने जाएंगे, और फिर ऐसा होगा कि घुटनों के कारण वो गिरेगा और अपना कूल्हा तोड़वा बैठेगा, और जो थोड़ी बहुत उसकी एक्सरसाइज होती है चलने फिरने से, वो भी कास्ट की वजह से रह जाएगी। तो हर चीज़ का इल्म हासिल करें। फिर बाज़ लोग हैं जो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हम वैसे ही कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, हम दवाई पे नहीं जाना चाहते। इसी तरह पर शुगर वाले हैं जो कहते हैं कि हम शुगर अपनी डाइट से कंट्रोल करेंगे। एक हद तक वो हो जाती है। तो जो डिनर है
सबसे पहले तो आपको उसमें कट डाउन करना चाहिए। और मजबूरी भी होती है लोगों की कि मर्द हजरात जो हैं वो काम पर होते हैं, या बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो जॉब पर होती हैं, या दिन भर घर में कोई भी नहीं होता, वो पकाती पकूती भी शाम को हैं। तो शाम को जब सारी फैमिली एक साथ होती है उस वक्त ज़्यादा खाना जो है वो बनता है, प्रॉपरली डिनर टेबल लगता है और सारे लोग जो हैं वो पेट भर के खाना खाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने वज़न कम करना है तो आप डिनर को ड्रॉप करें, थोड़ा सा खा लें, एप्पल खा लिया, फल खा लिया, आधा गिलास दूध पी लिया, 2 खजूरें खा ली, आप इस तरह गुजारा करें, गाजर खा ली। तो आपको थोड़े दिन तो स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से डिनर छोड़ने की वजह से आपका वज़न जो है वो नीचे जाएगा। क्योंकि वो वक्त होता है जब आपकी बॉडी की जो क्लॉक है वो आपको बता रही होती है कि अब हमने रेस्ट के लिए जाना है, अब हमने सोना है, अब हमने अपनी एनर्जी को यूज़ नहीं करना। शाम ढल जाती है, बॉडी को पता लग जाता है कि अब सोने का वक्त करीब है, लेटने का वक्त करीब है, तो वो क्या करती है कि उस सारी एनर्जी को स्टोर करने लग जाती है, चर्बी में बदलने लग जाती है, फैट में बदलने लग जाती है। जो कुछ इंसान खाता पीता है वो बॉडी बना बना के एक तरफ रखे जाती है कि बस अब तो इस्तेमाल नहीं होनी एनर्जी, तो कल काम आएगी। तो बहुत ही बचत का शौक होता है हमारी बॉडीज़ को, वो सारा कुछ जमा करके जोड़ छोड़ती हैं और अगले दिन सुबह जो हमने उसको बर्न करना होता है, उसको यूज़ करना होता है, जो हमने पिछले दिन का बचाया हुआ होता था, हम ऊपर से और खा रहे होते हैं। तो हम अपना पिछला यूज़ किए बिना और खा लेते हैं। ना हमारी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ना भाग दौड़ बहुत ज़्यादा होती है। बहुत से साथी जो हैं वो ये सोचते हैं कि जिम जाएं तो वज़न कम हो, एक्सरसाइज करें तो कम हो। तो प्रैक्टिकल ज़िंदगी जो है वो इस चीज़ का नाम नहीं है। आप अपने घर की ही घास काट लें, आप सुबह शाम अपनी फ्लोर्स को मॉप करें, आप पौधे लगाएं, गार्डनिंग करें। तो ऐसी चीज़ें जो हैं जो क्रिएटिव हों, उससे ये होगा कि आपका घर भी संवरा रहेगा और आपका वज़न भी जो है वो कम रहेगा। थोड़ा खाएं, देखभाल के खाएं। ये जो वज़न कम करने का ताल्लुक है, हमें लगता है कि इसका ताल्लुक मेंटल हेल्थ से है, कि इंसान में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो रियलाइज़ कर सके कि वो क्या गलत कर रहा है। आप खुद सोचें कि जिसको पता है कि उसका वज़न बढ़ा हुआ है, इसके बावजूद अगर वो खाता है, इतना बड़ा अपना वो नुकसान कर रहा है और वो रुक नहीं सक रहा, इसका मतलब ये है कि उसमें वो ताकत नहीं है, उसको अपने ऊपर काबू नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो आप अगर कभी गौर करें तो आपको पता लगेगा कि एक चीज़ को सीधा कर देने से, सही कर देने से आपके जिस्म की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीधी हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। उस बुनियादी चीज़ को अगर मसले को, जो प्रॉब्लम हो रहा है, अगर उसको रिज़ॉल्व कर लिया जाए तो बाकी की चीज़ें जो हैं वो बची रहती हैं। जैसे आजकल जो ब्लड प्रेशर की पिल्स हैं, जब वो मरीज़ को दी जाती हैं तो उससे उसका हार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो ये फ़ायदा भी दे जाती है कि ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है और दिल को भी मजबूत बनाती है। फिर ये है कि वो माइग्रेन से भी बचा जाती है। कुछ अद्वियात ऐसी हैं कि जिनको सदियों से माइग्रेन रहा हुआ है, वो उस ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे होते हैं। हम उन अद्वियात का नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहते। एक तो ये है कि बहुत से साथियों को देखना ही नहीं आता होगा कि देखना कैसे है। तो कोई भी स्ट्रेस, कोई भी परेशानी, कोई भी भाग दौड़ जो है वो ब्लड प्रेशर को ऊंचा करती है। लेकिन जब आपने चेक करना हो तो 5 मिनट 10 मिनट आप आराम से बैठें, टांगे नीचे करके, टेक लगा के तसल्ली से, और फिर आप अपना ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करें। आपके पास, आपके घर में एक मशीन ऐसी होनी चाहिए ब्लड प्रेशर की, जिससे आप चेक कर सका करें। और अगर आपको लगे कि ऊंचा है या कुछ है तो आप फिर डॉक्टर के पास जाकर चेक करवा लें। उससे यह है कि एक तरह से कंफर्म हो जाता है। और अमूमन ये होता है कि घर में तो ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल ठीक आ रहा होता है, आप डॉक्टर के जाते हैं तो वो आसमान पे चढ़ा होता है, स्ट्रेस से ही, फिक्र से ही, परेशानी से ही। तो इस वजह से बेहतर है कि ये मशीन आपके घर में हो। आप अपने घर में तसल्ली से आराम से जिस वक्त बैठे हुए हों उस वक्त आप अपना ब्लड प्रेशर जो है वो चेक कर लें। तो अगर 140/90 से ऊपर है तो समझें कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। वो भी अगर कई दफ़ा वो रीडिंग आए, ये नहीं कि एक आध बार आई तो आपने समझा कि आपको ब्लड प्रेशर हो गया। और दवाई खाना जो है वो आपको बहुत सी बीमारियों से और बहुत से ख़तरात से प्रिवेंट कर जाता है, बचा जाता है। एक गोली खाकर आप एक सेहतमंदी की ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। उसके कोई ऐसे मुज़िर असरात नहीं हैं। जो मुज़िर असर है वो ब्लड प्रेशर का है। जो सबसे बड़ा ईवल है वो ब्लड प्रेशर है। वो बीमारी है जिसकी वजह से आपने एक गोली खानी होती है। हमने देखा है कि बहुत से लोग बचते हैं कि दवाई ना खानी पड़े, दवाई ना खानी पड़े। तो ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो नमक कम खाया करें। और जाहिर है जैसे हम हैं, हमें अगर नमक के बगैर खाना मिले तो शायद हम खाएं ही नहीं। लेकिन हमने 2 चीज़ें अपनाई। एक तो ये कि हमने उबले हुए चावलों में कभी ज़िंदगी में नमक नहीं डाला ताकि बच्चों का टेस्ट ही डेवलप ना हो नमक वाले चावल खाने का।
दूसरा हमने ये किया कि आटे में कभी नमक नहीं डाला। जो हमने रोटियां पकाई, बच्चों को पता ही नहीं है कि उसमें भी नमक डाला जाता है, जबकि हमारे घरों में हमने देखा है ज़िंदगी भर नमक डाल के आटा गूंधा गया है थोड़ा सा। तो एक तरह से ये वो चीज़ें हैं जो हमने ज़िंदगी का हिस्सा बनाई और अपने बच्चों में उसका टेस्ट ही डेवलप नहीं होने दिया। फिर ये है कि हमने बेकिंग नहीं की। हमने कभी ये पेस्ट्रियाँ, बेकिंग, केक शेक जो है वो घर में नहीं बनाए, सिवाय इसके कि बर्थडे हो। अब ये हाल है कि बर्थडे केक जब घर में आता है तो सिवाय चिड़ियों के उसको कोई नहीं खाता है। हमारे यहाँ कोई केक खाने वाला नहीं है। तो मीठा हो, पेस्ट्रियाँ हो, तो आप भी जिनको ये चीज़ें पसंद हैं, बेहतर है कि वो बेकरी के सामने से पर्दा करके गुजरें। तो ये बेकिंग शेकिंग सीखना और करना जो है ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, लॉन्ग रन के लिए भी ठीक नहीं है। चाहे आप बिल्कुल सेहतमंद हो और आपका वजन बिल्कुल मुनासिब हो, इसके बावजूद भी आपको नहीं पता है कि कल को आपकी सेहत जो है वो किस तरफ को जाती है। जब आप अच्छी सेहत में हो, आपको कोई बीमारी ना हो, आपको कोई ब्लड प्रेशर ना हो, आपको कोई डायबिटीज़ ना हो, कोई किसी किस्म की इलनेस ना हो, उस वक्त आपने अपनी सेहत को कायम रखने के लिए ये स्टेप्स लेने हैं कि ये केक, पेस्ट्रियाँ, अनहेल्दी चीज़ें जो हैं ये बहुत नहीं खानी। सब्जियों पर ज़्यादा जोर देना है। हमने देखा है कि बाज़ मर्द हजरात जो हैं वो गोश्त के बगैर खाना खाते ही नहीं। ये गोश्त पका है तो खुश हैं, गोश्त नहीं पका तो फिर बाहर का रास्ता देख रहे होंगे कि कुछ बाहर से ले आएँ। तो ये चीज़ जो है ये उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इस वजह से जब आप पकाएं तो आप वीक में देख लें कि आपने 2 दिन अगर बकरी का गोश्त पकाया है, एक दिन कीमा पकाया है, एक दिन गोश्त बनाया है, या एक दिन कोफ्ते बनाए हैं, एक दिन छोटी बोटी बनाई है, एक दिन आलू गोश्त बनाया है, तो 2 कोई भी मीट की डिशेस जो हैं वो आपने 7 दिन में बनानी है। उसके बाद 1 या 2 दिन आप चिकन बना लें और बाकी जो दिन बचते हैं उसमें भुजिया या दाल बना लें। इस तरह पर कर लें तो चिकन जो है वो भी हेल्दी है, आप खा सकते हैं, लेकिन मीट खाना जो है वो अनहेल्दी है। जो रेड मीट है जैसे बकरे का गोश्त हुआ, गाय का गोश्त हुआ, ये जो चीज़ें हैं ये अनहेल्दी हैं। चिकन खाना बहुत अच्छा है, पकाते हम ऑलिव ऑयल में हैं, तलते हम ऑलिव ऑयल में नहीं है, लेकिन हमने अपने बच्चों को या अपने आप को फ्राइड फूड की आदत नहीं डाली है। तो सादा खाना बनता है हमारे घर में, तो इस तरह पर बहुत आसानी से आपको परेशानी भी नहीं होगी कि आपने हफ्ते भर में क्या पकाना है। उन 2 दिनों में से एक दिन चपली कबाब बन जाएंगे, एक दिन आलू गोश्त का सालन बन जाएगा, एक दिन कोफ्ते बन जाएंगे और एक दिन आप गोश्त का पुलाव बना लें। ये सारी मीट की ऐसी डिशेस हैं जिनमें से 2 सिर्फ आपने हफ्ते में बनानी है, बाकी 2 जो हैं वो अगले हफ्ते के लिए रहने दें। उससे अगले हफ्ते फिर कोई ना कोई ख्याल आ जाएगा कि ये बना लें या ये बना लें, तो गोश्त आप हफ्ते में 2 दफ़ा बना लें। उसके अलावा चिकन है तो 1 दिन आप बना लें या 2 दिन हफ्ते में आप बना लें, तो 4 दिन आपके यूं पूरे हो गए। और बाकी के जो 3 दिन है, एक दिन आपने दाल चावल बना लिया, एक दिन आपने भुजिया बना ली, एक दिन आपने मिक्स्ड वेजिटेबल्स बना ली, एक दिन आपने गोभी आलू बना लिया, एक दिन आपने भिंडी प्याज बना लिया, एक दिन आपने भर के करेले बना लिए, बैंगन का भरता बना लिया या बैंगन आलू बना लिए। तो कोई मुश्किल नहीं है। आप अगर इस तरह से लाइटली सोचें कि आपने किस तरह पर अपने हफ्ते को डिवाइड करना है, तो आपको रेसिपीज़ भी आसानी से मिल जाएंगी और सारे घर का पेट भी बहुत अच्छी तरह से भरेगा। आज हमने जैसे मुर्गी का शोरबा बनाया, और हमारी जो खिचड़ी है वो लाइफ सेवर है कि हम अगर कुछ हमें नहीं सूझता है या घर में कोई चीज़ नहीं खा रहा कि ये नहीं खानी वो नहीं खानी, तो हम खिचड़ी का देगचा जो है वो चढ़ा देते हैं खूब सारा मक्खन डाल के और 1 चम्मच नमक डाल के। चलो जी, वो सारी चिड़ियाँ जो हैं घर की वो पेट भर के बैठ जाती हैं कि कुछ नहीं तो चलो गरम गरम नरम मज़ेदार मुलायम खिचड़ी जो है मक्खन वाली वो खा के बैठ जाते हैं। हेल्दी भी है, ऐवान खूब सारी खा लेता है दही के साथ। तो इस तरह का घर का सिलसिला रखें कि एक रन में, एक रूटीन में आपकी जो डाइट है वो हेल्दी हो, एक ही तरफ को उसका झुकाव ना हो कि सब्जियां ही पक्के जा रही हैं या गोश्त ही पक्के जा रहा है या तिक्के कबाब ही सारा वक्त घर में चल रहे हैं। तो ये सिलसिले जो हैं ये अच्छे नहीं हैं। तो हर बीमारी जो हमको लगती है उसका सबसे ज़्यादा इन्हिसार जो है वो खाने पर है, हम खा क्या रहे हैं। आपको हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक आपकी डाइट की वजह से होता है मोस्टली, कि आपकी ग़िज़ा जो है वो बुरी थी, उसने आपके दिल की नालियों को बंद कर दिया। दूसरी बात यह है कि आपको ब्लड प्रेशर भी खाने से होता है। ज़्यादातर जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है उनको हो सकता है, या जिसकी जेनेटिक्स में भी है कि उसकी फैमिली में ब्लड प्रेशर है, अगर उसको है भी और वो रात का डिनर मिस कर रहा है और गाजर या सेब खा के या केला खा के गुजारा कर रहा है या खजूरें और दूध खा के गुजारा कर रहा है, ऑब्वियसली उन चीज़ों से उसके जिस्म में नमक नहीं जा रहा, ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर जो है उसका फिर कंट्रोल रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर वो खाना शुरू कर देता है, रात को खूब सारे फिश एंड चिप्स खा के सो गया,
नमक वाली चीज़ें इस तरह खा के सो गया। तो ज़ाहिर है जब आप एक दफ़ा खाएंगे तो थोड़ा नमक खाएंगे, जब आप 2 दफ़ा खाएंगे 3 दफ़ा खाएंगे दिन में तो ज़्यादा नमक आपके जिस्म में जाएगा। तो कम खाना जो है, भूख छोड़ के खाना जो है, दीन भी यही कहता है कि भूख छोड़ के खाओ। क्यों कहता है? इसीलिए कहता है कि इंसान के जीने के लिए जितनी ग़िज़ा की ज़रूरत है इंसान बस वही खाए। अगर वो ज़्यादा खाएगा तो वो चीज़ उसको फिर ले डूबेगी। तो खाने पर हर चीज़ का इन्हिसार है। तो ऐसी चीज़ें खाने से परहेज़ किया करें जो फैटी हों, जो बेकरी के हों, जो मीठी हों, जो नमकीन ज़्यादा हों, जो तली हुई ज़्यादा हों। तो जो मैक्सिमम आप ऑयल खा सकते हैं या नमक खा सकते हैं या चीनी खा सकते हैं वो आपकी चाय में है या आपके रोटी सालन में है। तो इसके अलावा आप जो भी खाते हैं वो एक तरह से एक्स्ट्रा है। तो हर दूसरा इंसान हमें दिखाई देता है कि ओवरवेट है, उसका वज़न ज़्यादा है। तो जब आपने अपना वज़न देखना है कि वो ठीक है कि नहीं, बहुत से लोग हैं जिनको अंदाज़ा नहीं होता कि वो पतले हैं या मोटे हैं। वो लॉस्ट ही रहते हैं कि ज़्यादा है वज़न या कम है वज़न, या कितना होना चाहिए कितना नहीं। तो उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है, वो ये है कि अगर आपका कद जो है 169 सेंटीमीटर्स है तो आपका वज़न जो है वो 69 केजी सबसे आइडियल होगा। तो 100 के ऊपर जितने सेंटीमीटर बनते हैं उतना आपका वज़न होना चाहिए आपके कद के लिहाज से। वो एक आइडियल सेहतमंद वज़न है। जैसे आपकी हाइट अगर 167 है तो आपका वज़न 67 होना चाहिए, इस तरह पर है। तो अगर आपने समझना है कि आपका वज़न किस ग्रुप में आ रहा है, आप ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं, तो इस तरह पर आप कैलकुलेट कर लें। फिर ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक दिन दवाई खा लें या 2 दिन खा लें तो चलो जी बस ठीक हो गया, क्योंकि ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि वो कब चढ़ा और कब डैमेज कर गया। जिस वक्त आपको हेडेक होती है उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर ख़तरनाक हद तक पहुंच के नीचे जा रहा होता है। जब वो ड्रॉप होता है ब्लड प्रेशर, जब वो इंतहा को टच करता है, ख़तरनाक हदूद में दाखिल होके बर्बादी करने के लिए पहुंचा हुआ होता है, उस वक्त तक आपको पता भी नहीं होता, आप बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, आपको बिल्कुल कोई सर दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई डिजीनेस नहीं होती। लेकिन जब वो गिरता है नीचे उस वक्त आपको हेडेक शुरू होती है। इस वजह से जब ब्लड प्रेशर चढ़ता है तो उसके कोई साइंस और कोई सिम्टम्स नहीं होते, आपको पता ही नहीं चलता। तो एक तरह से ये एहतियाती बंद बांधे जाते हैं अपने जिस्म पे, अपने हालात पर, अपनी सिचुएशन पर कि किस तरह के क्या हालात जिस्म के अंदर जो हैं वो चल रहे हैं। और जो शुगर है, डायबिटीज़ जो है, मेनली फैमिली में रन करती है, लेकिन किसी को वैसे भी हो सकती है। जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हो, अगर वो अपना वज़न कम करें तो उनकी शुगर जो है वो ठीक हो जाती है। इसी तरह पर ब्लड प्रेशर वाले अगर बॉर्डर लाइन पे हैं कि उनको होने ही वाला है और वो अपना वज़न कम करें तो वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से भी बचे रहते हैं। तो ये चीज़ कि आप छुटकारा पा लेंगे, इनका बिल्कुल इलाज हो जाएगा, ये चीज़ें जो हैं ये इलाज वाली नहीं होती। ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि आप इनसे ज़िंदगी भर के लिए छुटकारा पा लें। ये तलवारें जो हैं ये सारी ज़िंदगी हमारे सरों पर लटका ही करती हैं। इनको सिर्फ आप मैनेज कर सकते हैं। आम सुनने में आता है ब्लड प्रेशर से छुटकारा हासिल करें, शुगर से छुटकारा हासिल करें, कभी नहीं होगी, पहले थी अब बिल्कुल ठीक हो गए, तो ये बातें नहीं हैं। फिर यहाँ पर बहुत से साथी कहते हैं कि दुआ करें कि अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाजे। तो आजकल तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली हुई है और उनको चाहिए कि वो IVF की तरफ तवज्जो दें। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम ही हो या कोई आदमी में या लेडी में कोई इशू हो तभी उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही। बाज़ औक़ात कोई भी इशू नहीं होता, इसके बावजूद उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही होती। तो बेहतर है कि वो IVF क्लिनिक वगैरह जो होते हैं या अपने डॉक्टर के साथ बात करें। और IVF का मतलब ये नहीं है कि आप IVF के लिए अपनी कमर बांधें तो फ़ौरन से ही आपका IVF जो है वो शुरू कर देंगे, ये सिलसिला नहीं होता है, बल्कि वो एक पाथवे है जो आप लेते हैं। और उस IVF का जो प्रोसेस शुरू होता है कि ये टेस्ट वो टेस्ट, ये कराया वो कराया, उसके दौरान ही अगर कोई चीज़ वो पिक करते हैं, उस मामूली सी चीज़ को ही अगर वो फिक्स कर देते हैं पहले ही, तो अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाज देता है। तो दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक किस्म का ये इलाज है और जायज़ है। हाँ, ये है कि डोनर्स वगैरह जो इन सिलसिलों में होते हैं वो दीन अलाउ नहीं करता है। फिर ये है कि आजकल के जो ये सिलसिले हैं सरोगेसी के, ये भी जो है ये एक इंसानियत के लिए प्रॉब्लम ही पैदा करेगी। ये चीज़ें जो एक नेचर से दूर होकर इंसान अचीव करने की कोशिश करता है, ये चीज़ें उसके लिए सुख का बायस जो है वो कभी नहीं बन सकती। तो आप किसी की ज़हनी हालत को या आप किसी के इमोशंस को तो रीड नहीं कर सकते, लेकिन एक ग्लैमरस पिक्चर एक सोसाइटी की हमें दिखाई जाती है
कि वो भी सिंगल पेरेंट है और उसके भी सरोगेसी से उसके यहाँ औलाद है और उसका बच्चा है और वो उसका बाप है। तो एक डार्क पहलू इन सारी सिचुएशंस में जो हुआ करता है वो हमारे सामने नहीं होता। तो एक ग्लैमरस लाइफस्टाइल को, एक चमकती हुई ज़िंदगी को देखकर हम समझते हैं कि पता नहीं कितनी खूबसूरत है, जबकि उस सारी स्टोरी के पीछे जो डार्कनेस है वो हमें दिखाई नहीं देती, जो हमारी बेहतरी के लिए है, जो हमको दीन इन चीज़ों से मना करता है कि आप ना करें, या क्या चीज़ आपको अलाउड है और क्या चीज़ नहीं है, वो हमारी बेहतरी के लिए करता है। और जहाँ तक दूसरे पर इम्पोज करने का ताल्लुक है कि वो ये ना करे या वो ये करे, उस पर हमारा राइट नहीं है। हर शख्स अपने इल्म के मुताबिक, अपनी नॉलेज के मुताबिक फ़ैसला करता है। जो ये करना चाहते हैं वो करें, और जब वो करेंगे तो जो उसके नुकसानात होंगे वो भी खुद ही फेस करेंगे। यही वजह है कि इन चीज़ों से इंसान को मना किया गया है, ताकि सोसाइटी का एक बैलेंस जो है वो बरकरार रहे। तो ये एक खेल नहीं है, ये बहुत दूर तक कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो इंसानियत में इन चीज़ों के ज़रिए पैदा हो सकती हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामलात हो सकते हैं, और ऑलरेडी हमारी दुनिया जो है वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को फेस कर रही है। तो ये छोटे छोटे टोटके हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं। और फोलिक एसिड जो है वो 5 मिलीग्राम की है। तो जैसे अमीर डमी लेता है और बाज़ों का डमी लेने की वजह से उसके मुंह में ब्लिस्टर बन जाता है, तो हम फौरी तौर पर उसको डायमाडोन जब देते हैं, या जो भी सिरप उसको फीवर के लिए, टेम्परेचर के लिए बच्चे को देते हैं, उसमें फोलिक एसिड की गोली पीस कर ड्रॉपर में मिला देते हैं, फिर उसको पिला देते हैं। इस तरह से वो बच्चा गोली तो नहीं खा सकता, लेकिन डायमाडोन में मिल के फोलिक एसिड भी जो है वो जिस्म में चली जाती है, और एक दिन में ही छाला जो है उसको एक तरह से मोड़ पड़ जाता है कि 1-2 दिन में वो ठीक हो जाता है। आप 1-2 दिन दे लें जो भी वो पीता है आम तौर पर, और उसकी घर में ज़रूरत होती है, उस सिरप की बहुत ज़रूरत होती है। आप देखें बच्चे के कभी दांत निकलने वाले हैं, कभी उसकी वैक्सीनेशन हो रही है, कभी वैसे ही वो चिड़चिड़ा हुआ है, कहीं उसने कभी चोट लगवा ली, कहीं रो रो के उसका बुरा हाल हो गया, तो उसको हम ज़रूर ही डायमाडोन दे देते हैं फिर, ताकि वो आराम से पीसफुली सो जाए और हैप्पी हैप्पी अगले दिन उठे। तो इस चीज़ को असेस किया करें कि तकलीफ़ ज़्यादा ख़तरनाक है उस बच्चे के लिए, पेन ज़्यादा ख़तरनाक है आपकी बॉडी के लिए, या एक गोली। तो बहुत से लोग मेडिकेशन अवॉइड करते हैं कि हम तो दवाई नहीं खाते। उनको ये नहीं पता कि दवाई खाने का इतना नुकसान नहीं है जितना कि उस जगह के दर्द से कराहने का है। वो जो जगह चीख रही है जहाँ पर आपको दर्द है कि मुझे हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए, वो चीज़ चिल्ला रही है कि मेरी मदद करो, और आप उसकी फिर जिस्म में मदद नहीं करते। यही वजह है कि उस पॉइंट पर आकर, या अगर बच्चा परेशान है, या उसके दांत निकलने वाले हैं, या वो रेस्टलेस है, या उसको टेम्परेचर सा है, या उसकी वैक्सीनेशन हुई है, तो आप उसको पेन किलर दे दें, डायमाडोन दे दें। अगर वैसे भी वो रेस्टलेस है, दिन भी उसका बुरा गुजरा है, तब भी दे दें, क्योंकि वो बहुत दफ़ा बता नहीं सकता है। हाँ, पानी बच्चों को ज़्यादा देना चाहिए। हमने देखा है कि माएँ इस तरफ तवज्जो नहीं देती और बच्चे बस खा पी लेते हैं थोड़ा बहुत, और वो बताते नहीं कि उनको प्यास लगी है। तो माँओं को चाहिए कि जैसे जैसे वो पानी पिएं, अपने बच्चे को भी साथ पिलाएं। इससे यह है कि वो भूलेंगी भी नहीं और बच्चा भी यूं ही प्यासा नहीं फिरता रहेगा। तो ये तो थी चंद बातें हमने सोचा कि हम आपके साथ कर लें। खुदा करे कि इसमें से कोई बात जो है वो आपको काम की मिल जाए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।